हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 to 15। सो स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो एसिड्स रहते हैं ना, वो वाटर के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। इसका रीज़न बताना है, ठीक है। तो देखो, एसिड्स जो रहते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर कब शो करते हैं? वाटर के प्रेजेंस में। और कैसे करते हैं? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन जिसे बोला जाता है, ठीक है, H+ आयन को प्रोड्यूस करके। और जो एसिड्स रहते हैं वो H+ आयन कब प्रोड्यूस कर सकते हैं? सिर्फ वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वाटर बोला है, मतलब वाटर तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो एसिड फिर H+ आयन को प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते वाटर के एब्सेंस में। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देम। मतलब कि H+ आयन, जो एसिड्स रहते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर किसकी वजह से? देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन की वजह से शो कर पाते हैं। द एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जो एसिड्स रहते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही अपना एसिडिक बिहेवियर या फिर हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस कर पाते। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एन एसिड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन। तो फिर अगर वाटर ही प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो ऐसा होने पर एसिड जो है क्या वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो यही रीज़न है कि एसिड फिर वाटर के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाते। क्लियर हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic and weakly alkaline? अब देखो, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपके पास 5 सॉल्यूशंस है A, B, C, D and E, जिनकी pH देखो यहाँ पे आपको गिवन है। मतलब कैसे? ए है यहाँ पे, तो इसकी पीएच ये फर्स्ट नंबर रहेगा 4। फिर नेक्स्ट है बी, तो बी की पीएच क्या रहेगी? सेकंड नंबर है 1। फिर सी आता है तो सी की पीएच रहेगी 11। फिर आता है डी, डी की पीएच कितनी रहेगी? 7। देन ई की पीएच रहेगी 9। तो आपको क्वेश्चन किया है कि न्यूट्रल कौन होगा इनमें से। चैप्टर में हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, देखो पीएच स्केल के बारे में, है ना। मतलब ये पीएच स्केल रहती है, यहाँ पे रहता है 0 और यहाँ पे 14 और बीच में क्या रहता है? 7। इसका मतलब क्या? 0 to 6 तक, ठीक है, 0 to 6 तक आने वाले ये सभी कैसे है? एसिडिक है। और यहाँ से 8 से लेकर 14 तक ये क्या है? बेसिक है। तो फिर 7 को क्या बोलना है? न्यूट्रल बोलना है। मतलब ये ऐसे है कि ये ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक, तो हमें न्यूट्रल ही पूछा है। तो न्यूट्रल देखो 7 कौन से नंबर पे आता है? A, B, C एंड D नंबर पे। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी, ठीक है। अब सेकंड है स्ट्रांगली अल्कलाइन। अल्कलाइन, अल्कली पता है ना, अल्कली किसे बोलते हैं? ऐसे बेसिस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं ना, तो स्ट्रांगली अल्कलाइन। अब देखो यहाँ पे 0 को बोला जाता है वेरी एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक। मतलब इसके बाद आएगा 1, 2, 3, तो ये कैसे है? बहुत ज़्यादा एसिडिक। फिर 4, 5 और 6, फिर यहाँ पे क्या होता है? एसिडिक का जो मतलब इफ़ेक्ट रहता है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहते हैं और ये थोड़े से वीक एसिड रहते हैं। तो वैसा ही बेस में रहता है। यहाँ पे 14 पे रहता है वेरी अल्कलाइन, ठीक है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस रहता है 14 पे। 14 के पहले आता है 13, 12, 11, 9 और फिर 8। तो 8, 9, 11, ठीक है। मतलब ये जो स्टार्टिंग के नंबर्स रहेंगे ये कैसे रहेंगे? वीक बेसिस, ठीक है। वीक अल्कली बोल सकते, अल्कलाइन बोल सकते। 12, 13, 14 मतलब बड़े वाले नंबर क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन रहेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन क्या है? स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन क्या होगा फिर? 8 to 14 के बीच में रेंज करने वाले अल्कली में आते हैं, ठीक है, अल्कलाइन इसमें आते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर्स हमें क्या क्या गिवन है? 11 है, 9 है, ठीक है, इनमें आने वाला। तो 11 और 9 में से स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा? बड़ा नंबर क्या है? 11 है, तो 11 रहेगा स्ट्रॉन्गली
अल्कलाइन। 11 का अल्फ़ाबेट देखो यहाँ पे क्या आता है, सी, तो इसका आंसर होगा सी। देन आता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कहाँ मतलब किसे बोलेंगे, यहाँ पे देखो 0 को बोला है वेरी एसिडिक, तो 0 के पास वाले जो छोटे नंबर से ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और 1 का अल्फ़ाबेट यहाँ पे बी गिवन है, तो सी का आंसर हो जाएगा बी। देन आता है वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक मतलब 0 to 6 तक एसिड है, ठीक है। 0 1 2 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड, 5 6 4 5 6 ये रहेंगे वीक एसिड। तो यहाँ पे देखो स्मॉल नंबर में से तो सिर्फ 4 और 1 है, तो 1 तो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बचा 4, तो 4 आएगा वीकली एसिडिक में, और 4 का अल्फ़ाबेट है ए, तो डी का आंसर हो जाएगा ए। अब लास्ट है यहाँ पे वीकली अल्कलाइन। वीकली अल्कलाइन मतलब वीक बेस। वीक बेस किसे बोलेंगे हम, ये स्टार्टिंग के नंबर 8 9 11 है ना, ये वाले नंबर्स 11 देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 11 और 9 ये दो बड़े नंबर गिवन है, तो 11 और 9 में से स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन 11, ठीक है, और वीकली अल्कलाइन रहेगा 9। और अगर आपको ऐसा बोला जाता 11 और 12, तो इनमें से स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन क्या होता, फिर 12 होता, और वीकली अल्कलाइन क्या होता, फिर 11 होता। तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। तो फिर ई का आंसर क्या हो जाएगा, वीकली अल्कलाइन क्या रहेगा, 9 रहेगा। 9 का अल्फ़ाबेट ई आता है, तो ई का आंसर रहेगा ई। अब देखते हैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन है आपको, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इसे भी अच्छे से समझना है। आपको इन पीएच को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कैसे लिखते हैं हम, 1 2 3 4 है ना, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट यहाँ पे आपको बोला है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होता है, देखो ये पीएच स्केल है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0, तो एसिडिक नेचर वाले यहाँ पे है ना, और ये सभी कैसे हैं, ये बेसिस है यहाँ पे। तो हमने ये भी पढ़ा है कि एसिड और बेसिस, एसिड क्या करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते, तो बेसिस भी H+ आयन प्रोड्यूस करते, बट एज कंपेयर टू एसिड बहुत ही कम नंबर में H+ आयन प्रोड्यूस करते। तो यहाँ पे हमें वही पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को। तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे ना बेसिस में, ये भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, बट बहुत कम करेंगे एज कंपेयर टू एसिड्स। तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा 13 12 11 फिर 10 9, तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि 14 जितने हाइड्रोजन आयन बनाएगा उससे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रहेंगे 13 के पास, 13 से भी ज़्यादा रहेंगे 12 के पास, 12 से ज़्यादा रहेंगे 11, 11 से ज़्यादा रहेंगे 10, 10 से ज़्यादा रहेंगे 9, 9 से ज़्यादा रहेंगे 8। तो ऐसे क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट जो है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे फिर इसका आंसर, बड़े से छोटा, ठीक है, बिग टू स्मॉल हमें यहाँ पे नंबर्स लिखने। तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 11 है, तो पहले आएगा 11, फिर आएगा 9, देन 7, देन 4 एंड देन 1। 11 के पास बहुत कम हाइड्रोजन आयन है एज कंपेयर टू 9, 9 के पास कम हाइड्रोजन आयन है एज कंपेयर टू 7, 7 के पास भी कम हाइड्रोजन आयन है 4 से, और 4 के पास भी कम हाइड्रोजन आयन है 1 से। सबसे ज़्यादा किसके पास है, 1 के पास। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के, देखो वैसे ही लिखा है, और फिर इनके नीचे इनके अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड that is HCl is added to test tube A while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि दो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इन दो टेस्ट ट्यूब, एक A टेस्ट ट्यूब और दूसरी B टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ए में आपको मतलब दिया गया है HCl, और टेस्ट ट्यूब बी में है एसिटिक एसिड CH3COOH है। और चैप्टर में हमने एक चीज़ और पढ़ रखी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिटिक एसिड इज़ वीक एसिड। इसका मतलब क्या कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा H+ आयन बनाता है, किसके कंपैरिजन में, एसिटिक एसिड के, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है,
वीक एसिड है। तो अभी देखो यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब है और दोनों टेस्ट ट्यूब में एसिड है, एक में स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे इसमें वीक एसिड है। तो क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग वीक का ही मतलब आगे जाके हमें काम आने वाला है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे पूछा है इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई। तो हमें बताना है कि दोनों में से फिजिंग किस में होगी। फिजिंग मतलब क्या, सनसनाट जिसे बोलते हैं, मतलब गैस निकलने की वजह से जो बुदबुदाहट होती है वो किस में होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से टेस्ट ट्यूब ए में ही क्या होगा, फिजिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। देखो इसका आंसर कैसे लिखना है, फिजिंग विल ऑकर मोर विगरसली इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में बहुत जल्दी फिजिंग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर एज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स अ मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्योंकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, ठीक है, ड्यू टू विच द फिजिंग विल अकर मोर विगरसली इन टेस्ट ट्यूब ए कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हो गया। द फिजिंग, अब देखो फिजिंग किसकी वजह से होती है, इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व होती है, इसकी वजह से वहाँ पे फिजिंग होती है, विच इज़ फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन द मैग्नीशियम मेटल ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो मतलब एक्शन होती है मैग्नीशियम मेटल, मतलब जो मैग्नीशियम की रिबन बनी हुई रहती है उस पर, और इसकी वजह से क्या होता है फिर फिजिंग जो है वो जल्दी से आ जाती है स्ट्रॉन्ग एसिड वाले टेस्ट ट्यूब में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको बोला है फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क की pH यहाँ पे बताइए 6 रहती है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। आपको क्या लगता है कि हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जो फ्रेश मिल्क है उसकी pH देखो यहाँ पे बताइए कि 6 है। फिर मिल्क का क्या बनता है, कर्ड। कर्ड कैसा रहता है, खट्टा रहता है ना, एसिडिक। तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और एसिड बनने की वजह से जो मिल्क की pH 6 रहती है फिर वो कम हो जाती है, क्योंकि कम नंबर्स पे ही एसिडिक नेचर रहता है। एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, pH ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो 6। अब देखो यहाँ पे फ्रेश मिल्क की pH कितनी है, 6, और जैसे ही कर्ड बनेगा तो मिल्क की pH जो है वो फॉल्स हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी 6 से, एज इट टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट रिड्यूसेस इट्स pH वैल्यू। क्योंकि अभी मिल्क में लैक्टिक एसिड आ गया है तो इसकी वजह से जो 6 pH थी वो कम हो जाती है, ठीक है, और कम हो गई, इसका मतलब जो है मिल्क कैसा हो गया, अभी एसिडिक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको बोला है अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। देखो अभी हमने देखा कि फ्रेश मिल्क की pH कितनी रहती है, 6 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, नहीं, वीक एसिड है, तो ठीक है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर है उसमें। और अभी मिल्कमैन क्या कर रहा है, यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर रहा है। बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, बेस है, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा ऐड करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत जो एसिडिक नेचर है उस मिल्क का वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एसिड है उसमें, एसिडिक नेचर है, और बेकिंग सोडा जो कि बेस है वो डालने से यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो मिल्क है वो थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अल्कलाइन, थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया है वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। तो यहाँ पे जो मिल्क मैन है उसने जो फ्रेश मिल्क की pH रहती है 6 उसको क्यों शिफ्ट किया, थोड़ा सा अल्कलाइन क्यों बनाया, क्योंकि क्या हो सकता है, मिल्क का क्या बनता है, कर्ड बनता है ना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर वो कर्ड बनता है, तो ये ना हो, ठीक है, जो मिल्क है वो सही रहे, इसीलिए जो मिल्क मैन है उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड किया। इससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड थोड़े मतलब ज़्यादा समय के बाद वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा, और हो सकता है कि लंबे समय तक मिल्क सही रहे, ठीक है, अच्छा रहे।
इसीलिए जो मिल्क मैन है वो क्या करता है, बेकिंग सोडा ऐड करता है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मिल्क इज़ मेड स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब मिल्क मैन ने बेकिंग सोडा ऐड करके उसको कैसा बनाया, थोड़ा सा अल्कलाइन बनाया, सो दैट इट मे नॉट गेट सावर इजीली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट। तो इससे क्या होगा, मिल्क जो है वो जल्दी सावर मतलब खट्टा नहीं बनेगा, मतलब लैक्टिक एसिड बनता है ना तो जल्दी खट्टा नहीं बनेगा, क्योंकि अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा बेस का अमाउंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि जो मिल्क है वो ज़्यादा समय क्यों ले रहा है कर्ड बनने में। अगर वो फ्रेश मिल्क रहता जिसकी पीएच कितनी रहती है 6, तो कर्ड बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट यहाँ पे मिल्क मैन ने क्या कर रखा है, बेकिंग सोडा ऐड करके उसको थोड़ा सा अल्कलाइन बनाया है। तो अल्कलाइन बनाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बनेगा वो सबसे पहले क्या करेगा, उसका फर्स्ट काम यहाँ पे रहेगा कि जो अल्कलाइन नेचर है मिल्क का उसको क्या करे, वो न्यूट्रलाइज करे, पहले उसको काटे, फिर उसके बाद उस मिल्क को थोड़ा सा एसिडिक बनाए और फिर कर्ड बन जाए। तो ये सब प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। फ्रेश मिल्क रहता तो इतना टाइम नहीं लगता, उसको अल्कलाइन को न्यूट्रलाइज करना ही नहीं पड़ता। तो यही रीज़न है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, द अल्कलाइन मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम। अल्कलाइन मिल्क जो है वो ज़्यादा समय लेता है टू सेट इन टू कर्ड, कर्ड दही बनने में, बिकॉज द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म हैज़ टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द अल्कली प्रेजेंट इन इट। जो भी लैक्टिक एसिड वहाँ पे बनेगा उसका पहला काम ये हो जाता है कि वो क्या करे, अल्कलाइन को क्या करे, थोड़ा सा सबसे पहले न्यूट्रलाइज करे और उसके बाद उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दे। क्लियर हो गया। आप देखते क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको बोला है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ रखना है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, मतलब जहाँ पे वाटर वेपर्स, वाटर, मॉइस्चर कुछ भी ना हो ऐसे कंटेनर में रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 है ना, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यही फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अगर इसके साथ 3/2 वाटर जो है ना अगर मिल जाता है तो ये क्या बनता है, फिर जिप्सम बनता है, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, ये बनता है। मतलब क्या, हार्ड मास बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर थोड़ा सा भी वाटर इसमें मिल जाता है तो यही रीज़न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, फिर वो यूज़लेस हो जाएगा। हार्ड मास बनेगा तो यूज़लेस, पाउडर के फॉर्म में है तो अच्छा है, उसको कुछ मतलब उसका कुछ यूज़ किया जा सकता है। तो यही रीज़न लिखेंगे यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, बिकॉज इसका रीज़न क्या है, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन, दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम। तो यही रीज़न लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसीलिए रखना है ताकि वो मॉइस्चर वाटर वेपर के कांटेक्ट में ना आए और हार्ड मास ना बनाए। अगर ऐसा करता है तो वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको बोला है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। वेरी सिंपल क्वेश्चन और चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस मिलकर बनाते सॉल्ट प्लस वाटर, ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। एसिड प्लस कोई भी एक बेस मिलकर क्या बनाता है, यहाँ पे सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही लिखेंगे, देखो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बोला कि 2 एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल में देखो कोई भी एक एसिड और कोई भी एक बेस ले लो, सॉल्ट बनाओ, वाटर बनाओ। देखो कैसे, NaOH, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, OH लगा हुआ है, ये बेस है, ऐड हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, क्योंकि सोडियम वेरी रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यहाँ पे NaCl बनाता है, ठीक है, जिससे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है प्लस वाटर। वैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड का एग्जांपल आप दे सकते हो, एसिटिक एसिड प्लस फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी क्या होगा, CH3COONA, एक सोडियम एसिटेट नाम का सॉल्ट बनेगा। फिर बचता क्या है, यहाँ पे OH बचता है और यहाँ पे H बचता है, तो इनसे क्या बनेगा, H2O मतलब वाटर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको बोला है गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वैसे तो बहुत सारे यूजेस हमने पढ़ रखे हैं चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो यूजेस पूछे, तो देखो वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या होते हैं। वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास, सोप और पेपर बनाने के काम में आता है। और देखो दूसरा यूज़ है इसका, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की वजह से जो परमानेंट हार्डनेस बन जाती है ना, उसको भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं और किया जाता है। अब देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। बेकिंग सोडा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंटासिड क्या होता है, एसिड का अपोजिट, एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला। इन मेडिसिन्स टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक, मतलब कभी अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या करना है, एंटासिड लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, एसिडिटी क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट यूज़ है इसका, बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में डिफरेंस है। बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, फिर बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं केक्स, ब्रेड वगैरह इन्हें स्पंजी बनाने के लिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।